गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम या भारतीय संघ व्यवस्था के विकास को समझने का प्रयास किया था। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण, फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज के लेक्चर में हम भारतीय संविधान जो है उसके संघात्मक लक्षणों को देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। हम सभी जानते हैं कि शासन जो है, संघीय व्यवस्था जो है या संघवाद जो है, वो शासन या राजनीतिक व्यवस्था का वह रूप है जिसमें शासन की समस्त शक्तियां जो हैं वो केंद्र और राज्य के बीच में इस संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से विभाजित की जाती हैं। इसमें दो प्रकार की सरकारें होती हैं, एक केंद्र की सरकार और एक राज्य की सरकार। यानी संघीय शासन व्यवस्था जो है वो एक ऐसा शासन है जिसमें सत्ता और शक्ति का एक भाग जो है वो स्थानीय क्षेत्रों में निहित रहता है और दूसरा भाग जो है वो केंद्रीय संस्था में। संघीय राज्य जो है वो एक ऐसी राजनीतिक रचना है जिसमें राष्ट्रीय एकता और शक्ति तथा प्रदेशों के अधिकार की रक्षा करते हुए दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो स्थापित किया जाता है। वस्तुतः संघवाद जो है वो सीमित सरकार के सिद्धांत से संबंधित होती है। अगर हम भारत में देखें कि किस तरह से संघीय व्यवस्था, ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो भारत को एक संघ राज्य बनाती है, तो भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के प्रमुख लक्षण जो हैं वो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला है संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान जो है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो संविधान की सबसे पहली शर्त है और संविधान जो है संघीय राज्य में संविधान जो लिखित संविधान जो है वो सर्वोच्च कानून होता है। संविधान के लिखित स्वरूप में संघीय मामलों में मतभेद होने की संभावना जो है वो बहुत ही कम हो जाती है और साधारण कानूनों की तुलना में लिखित संविधान जो है वो स्थायी होते हैं। भारत में भी लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है। अमेरिकी संविधान की भांति यद्यपि भारतीय संविधान में ये घोषित नहीं किया गया है कि संविधान सर्वोच्च है, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान इस देश का लिखित सर्वोच्च कानून है। इसके उपबंध जो हैं वो सभी सरकारों पर बाध्यकारी है और किसी भी सरकार के द्वारा संविधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यानी भारत में संविधान के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई सा भी कानून नहीं है। दूसरा जो संघीय व्यवस्था का लक्षण है वो है शक्तियों का विभाजन। संघों की भांति जो है भारतीय संविधान द्वारा भी संघ और राज्यों के बीच में शक्ति का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संविधान के इस अंश का निर्माण जो है वो कनाडा के संघ की प्रेरणा पर आधारित है, परंतु एक समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो और जोड़ दी गई है जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान की देन है। और शक्ति विभाजन जो है वो 3 सूचियों के आधार पर किया गया है। सबसे पहले संघ सूची, यूनियन लिस्ट, इसमें 97 विषय हैं। ये तीनों सूचियों में सबसे ज़्यादा बड़ी है और इस जो सूची में वर्णित विषय हैं इस पे केवल संसद को ही विधि निर्माण करने का अधिकार है। दूसरा है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें 67 जो हैं वो सब्जेक्ट रखे गए हैं और जो इसके जो मुख्य विषय हैं वो है पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि। और राज्य सूची में जो भी विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर को ही है। तीसरा जो लिस्ट है वो है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें वह विषय रखे गए हैं जिनका महत्व क्षेत्रीय और संघीय दोनों दृष्टियों से है और इसमें 47 विषय हैं, लेकिन जो 42 अमेंडमेंट था उसमें 4 विषय जो हैं वो समवर्ती सूची में कर दिए गए हैं। तो इस पे समवर्ती जो सूची है ये विषय केंद्र और राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखे गए हैं, लेकिन यदि दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो संसद जो है उसको ये अधिकार, इस पर कानून बनाने का अधिकार होगा। कनाडा की भांति भारत में अवशिष्ट अधिकार जो हैं वो केंद्र को ही प्रदान किए गए हैं। तीसरा जो विशेषता भारत को संघ व्यवस्था, संघीय ढांचा बनाते हैं वो है स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट। यानी भारतीय संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो एक संरक्षक के रूप में कार्य करता है।
संविधान के द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई है, जिन्हें कानूनों को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार है, जो संविधान के विरुद्ध है। तो इस दृष्टि से हमारा संविधान सोवियत संघ या स्विट्ज़रलैंड के संविधान से अधिक संघात्मक है। नेक्स्ट जो है वो है उच्च सदन का राज्य सदन होना। भारतीय संसद जो है उसका उच्च सदन यानी राज्यसभा जो है वो राज्यों का सदन है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और ये प्रतिनिधित्व जो है वो समानता के आधार पर ना होकर जनसंख्या के आधार पर है। नेक्स्ट जो संघीय व्यवस्था की विशेषता है वो है संशोधन प्रणाली। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें संशोधन प्रणाली पूर्णतः संघीय प्रक्रिया के अनुरूप है। जो संविधान संशोधन है उसमें राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम जो आधे राज्य विधानमंडल हैं उनके स्वीकृति होना आवश्यक है। यदि आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति प्राप्त नहीं है तो संविधान के अनेक महत्वपूर्ण अंशों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस विशेषताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो एक पूर्ण संघात्मक प्रणाली की स्थापना करता है। और पायली जो है वो कहते हैं कि भारतीय संविधान के संघीय न होने पर विवाद उठाने का कोई भी कारण जो हमें दिखाई नहीं देता। भारतीय संविधान जो है वो संघवाद की हर कसौटी पर खरा उतरता है। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय संविधान जो है कुछ एकात्मक जो हैं लक्षण जो हैं वो भी भारतीय संविधान में पाए जाते हैं। हमारे जो संविधान निर्माता थे वो ये इस बात का था कि अगर कोई भी बाहरी शक्ति अगर हमारे पर आक्रमण करती है तो हमारी जो स्वतंत्रता है उसको खतरा हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें एक मजबूत केंद्र की स्थापना करनी होगी। इसलिए कुछ ऐसे तत्व भारतीय संविधान में, भारतीय शासन व्यवस्था में, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पाए जाते हैं जो उसको एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर अग्रसर करते हैं। अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान जो है उसमें कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो भारतीय शासन व्यवस्था को एकात्मक शासन व्यवस्था बनाते हैं। सबसे पहला जो है वो है इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। प्राय जो संघात्मक शासन व्यवस्था होते हैं उनमें दोहरी नागरिकता पाई जाती है। अमेरिका में भी ऐसा ही है, लेकिन भारत में जो है नागरिकता का संबंध जो है वो संघ से है, एक ही नागरिकता पाई जाती है, और राज्यों की जो है अपनी कोई भी नागरिकता नहीं है। प्रत्येक भारतीय को संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त हैं, और जो है हमारे यहाँ केवल एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप है। दूसरा है शक्तियों का बंटवारा जो है वो केंद्र के पक्ष में किया गया है। हालांकि शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच में किया गया है, लेकिन जो अधिकांश शक्तियाँ जो हैं वो केंद्र के पक्ष में हैं। ज़्यादातर विषय जो है केंद्र सूची में रखे गए हैं जिस पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, और संवर्ती सूची के विषय में केंद्र और राज्य हालांकि दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जो अगर कोई विवाद होता है तो अंतिम शक्ति जो है वो अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो केंद्रीय सरकार के पास है। संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। प्राय जो संघीय प्रणाली होती है उनमें राज्यों के पृथक संविधान होते हैं, केंद्र के अलग होते हैं, लेकिन भारत के संविधान के अंतर्गत संविधान के साथ साथ राज्यों के संविधान भी शामिल हैं। केंद्रीय सरकार जो है वो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने में समर्थ है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में संघ में इकाई में राज्य की सीमा में उनकी सहमति के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किंतु हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को ये अधिकार है कि वह किसी राज्य को उसके पृथक प्रदेश से पृथक करके 2 या अधिक राज्य मिलाकर एक नया राज्य बना दे, किसी के राज्य के क्षेत्र में कमी या वृद्धि कर दे, या राज्य की सीमाओं या उनके नाम भी बदल दे। तो नेक्स्ट जो है विशेषता एकात्मक शासन व्यवस्था की, वो है एकीकृत न्याय व्यवस्था। हमारे यहाँ जो है भारत में संघीय प्रणाली के अनुसार जो है एकीकृत दोहरी न्याय व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ एकीकृत न्याय व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद न्यायालयों का गठन जो है वो एक पिरामिड के रूप में होता है।
संकट काल में भी हमारे यहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था हो सकती है। आर्टिकल 352, 356 और 360 के द्वारा संकट काल में ऐसी घोषणाएं की जाती हैं, आपातकाल की घोषणा की जाती है। और आपातकाल जो होता है उसमें समस्त राज्य की जो समस्त शासन शक्ति है वो किसके पास आ जाती है? केंद्र के पास आ जाती है। जो महत्वपूर्ण विषय हैं उसमें भी एकीकृत व्यवस्था है। जो संघीय व्यवस्था है उसमें जो महत्वपूर्ण विषय हैं जैसे कि पुलिस व्यवस्था, अखिल भारतीय प्रशासन आदि जो है उसमें एकीकृत व्यवस्था जो है वो भारतीय पूरे देश में वही कानून लागू होते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। भारतीय संघ में जो राज्य जो हैं उनमें राज्यपालों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर रहते हैं और वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। और इस तरह से राज्यपाल द्वारा केंद्रीय सरकार का राज्यों की प्रत्येक स्थिति पे पूर्ण नियंत्रण होता है। आर्थिक दृष्टि से भी राज्यों की दुर्बल स्थिति जो है वो एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर हमें भारत को अग्रसर करती है। संविधान द्वारा वित्तीय दृष्टि से जो केंद्रीय सरकार है राज्य जो है वो केंद्रीय सरकार पर निर्भर कर दिए गए हैं। केंद्र द्वारा राज्यों को विभिन्न प्रकार के अनुदान, सब्सिडी आदि दी जाते हैं। इन आर्थिक सहायता के कारण केंद्र जो है वो राज्यों पे छाया रहता है। आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर न होने के कारण राज्यों की स्वायत्तता जो है, उनकी स्वतंत्रता जो है वो नाम मात्र की रह जाती है। राज्यसभा में जो राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। विश्व के जो अन्य संघ हैं जहाँ पे संघीय व्यवस्था पाई जाती है वहाँ प्राय उच्च सदन में छोटे बड़े सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। लेकिन तो हमारे यहाँ जो है भारत में जो है राज्यों को राज्यसभा में आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। परिवर्तनशील सिद्धांत है। एकात्मक शासन प्रणाली में संविधान में संशोधन सरलता से किया जा सकता है। संवैधानिक और साधारण कानून में अंतर नहीं होता। फिर भी जो भारतीय संविधान है उसमें अनेक ऐसे अनुच्छेद है जिसमें संसद जो है वो साधारण बहुमत के द्वारा ही संशोधन कर सकती है। इस तरह से आज जो हमने टॉपिक किया उसमें हमने भारतीय संघीय व्यवस्था में संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण और जो एकात्मक व्यवस्था के लक्षण हैं वो हमने देखे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि भारतीय संविधान जो है उसमें जो कुछ ऐसे तत्व और हैं जो भारतीय संविधान को एकात्मकता की ओर ले जाते हैं। थैंक यू सो मच।